चाहता था। दरअसल वह नैना से सीधे पूछना चाहता था कि क्या वह उसके साथ बाहर जाना चाहेगी, ही समुद्र पर। डेट पर नहीं, लेकिन यह पूछना आसान नहीं था। हाँ, अरलोंग पायरेट्स के साथ इयान की परेशानी सिर्फ उसके इनाम के लिए ही नहीं, बल्कि नैना के लिए भी थी। जितेंद्र और योसाकू से बात करने के बाद उसे लगा कि उसे कुछ साथियों की जरूरत है। इसलिए नैना ईस्ट ब्लू में सबसे अच्छी थी जो उसकी साथी बनने की हकदार थी। न सिर्फ वह भविष्य में खूबसूरत महिलाओं, जिन्हें हम सब प्यार करते हैं, में बदल जाएगी, बल्कि वह एक प्रतिभाशाली नाविक भी है। उसे ऐसी प्रतिभा और कहाँ मिलेगी? इसलिए हालांकि वह जानता है कि नैना लफी की साथी है, फिर भी ईशान को प्रयास करना पड़ा। सच कहूं तो ईशान को भी समझ आ गया था कि इंसान अपनी ही खातिर बर्बाद होता है। चूंकि वह दुनिया में बेवजह आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने बारे में सोचना ही पड़ा। वह इस दुनिया का एक भागीदार बन गया है, न कि एक दर्शक। यह कहना नामुमकिन है कि क्योंकि नैना भविष्य में ललित की साथी बनेगी, इसलिए वह जानबूझकर इससे दूर रहेगी। हालांकि इस शुरुआती पूछताछ से ईशान को मनचाहा नतीजा नहीं मिला। जैसे ही ईशान ने दोबारा पूछने में हिचकिचाहट दिखाई, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ईशान हो, मशहूर समुद्री डाकू शिकारी? मैंने तुम्हारा नाम सुना है, और तुम सचमुच आए हो। क्या तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? ईशान ने आश्चर्य से पूछा। खैर, जब मैंने सुना कि आपने बंटी और क्रेग पायरेट्स को लगातार हरा दिया है, तो मुझे लगा कि आप अरलोंग पायरेट्स को जाने नहीं देंगे। नामिस के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई और उसने कहा, अब जब आप यहाँ हैं, तो मैं गलत नहीं था। शुक्रिया। ईशान ने अपने माथे पर थपकी दी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब नामी की बातें सुनकर उसे अचानक एक जरूरी बात याद आ गई। मेरे दिखने का तरीका। धिक्कार है, मेरे दिखने का तरीका गलत था। नैना लफी की साथी बन गई क्योंकि वह नैना से आधे रास्ते में मिला था और फिर दोनों ने मिलकर अरलोंग को हरा दिया था, लेकिन इयान का तरीका अलग था। यह पूरी तरह से वीरतापूर्ण था, या फिर किसी रक्षक के दिखावे जैसा था। इस तरीके ने उसके और नैना के बीच की दूरी तो बढ़ा दी, लेकिन साझेदारी के लिए कोई पहचान का भाव नहीं था। ईशान को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी योजना विफल हो गई हो। एक निराशा का भाव छा गया। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, दांत पीसते हुए सीधे कहा, मैं ग्रैंड लाइन में एक रोमांचक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई साथी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? नैना को थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, तुम मुझे आमंत्रित करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? बेशक ईशान यह नहीं कह सकता, मुझे पता है कि तुम एक कुशल नाविक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। यह बहुत अजीब होगा, और वह उससे पूछेगी, तुम्हें कैसे पता चला? शायद ईशान इस सवाल का जवाब न दे पाए। नैना और आरव अलग हैं। आरव एक पुरुष है। पुरुषों के बीच विश्वास हासिल करना आसान होता है, लेकिन महिलाएं झूठ के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। ईशान नैना को उसी तरह बेवकूफ नहीं बना सकता जैसे उसने आरव को बनाया था। इसलिए ईशान केवल एक मोटी चमड़ी वाले बूढ़े चेहरे के साथ आ सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे प्रकार हो। यह कहते हुए ईशान भी शर्मा गया, और उसे लगा कि उसने नैना का अपहरण करने के लिए सचमुच एक साजिश रची है। नैना उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने इयान की कमर की खाल पकड़ ली और उसे गोल घुमा दिया। उसने ईशान से गुस्से में कहा, क्या तुम विकृत हो? मैं तो बस 15 साल की लड़की हूँ। क्या मेरे सामने ऐसे शर्मनाक शब्द बोलने चाहिए? ईशान भी जानता है कि उसके व्यक्तित्व में
इतनी शर्मीली अभिव्यक्ति होना नामुमकिन है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना उसे बिगड़ैल कहकर डांटेगी और वह उसे पकड़कर उसके साथ खिलवाड़ करेगी, चाहे वह कितना भी हीरो और परोपकारी क्यों न हो। इससे ईशान कुछ देर के लिए गुस्से में आ गया। वास्तव में ईशान को नहीं पता था, इस समय नेमी का दिल अभी भी थोड़ा गर्म था, इसलिए नहीं कि ईशान ने कहा कि वह उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने सपने के बारे में सोचा था। नामी का सपना था कि एक दिन वह पूरी दुनिया का नक्शा बनाए। इस सपने को पूरा करने के लिए उसे समुद्र में जाना होगा। इसलिए जब उसने इयान का निमंत्रण सुना तो वह अभी भी बहुत खुश थी। वह अपनी बहन नोजिको और कोकोयासी गांव के सभी लोगों को कुछ समय के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वह तुरंत सहमत नहीं हुई, बस हिचकिचाई। हालांकि ठीक इसी समय अरलोंगगढ़ की तलाशी का प्रभारी एक मरीन सैनिक ताशिगी को एक रिपोर्ट लेकर वापस आया और बोला, सार्जेंट ताशिगी, गढ़ में हमें अरलोंग समुद्री लुटेरों का एक सुरक्षित बक्सा मिला है और हमने उसे खोल दिया है। उसमें लगभग 2 करोड़ बेरीज नकद हैं। कृपया हमें निर्देश दें कि इसका क्या करना है। ईशान अभी भी दुहक और क्रोध में डूबा हुआ था, लेकिन जब ईशान ने यह सुना तो उछल पड़ा और बोला, यह मेरा है। उसका विचार बहुत सरल था। अरलोंग को गिराकर वह उसे पकड़ ले, फिर अरलोंग के पैसों को उसकी ट्रॉफी मान लिया जाए। लेकिन जब ईशान चिल्लाया और ताशिगी अभी तक कुछ नहीं बोली थी, नैना उठ खड़ी हुई और ईशान से चिल्लाई, क्या है तुम्हारा? ये वो चोरी का पैसा है जिसके लिए अरलोंग ने हमारे गांव के कई लोगों को ब्लैकमेल किया था। ईशान पीछे हटने को तैयार नहीं था। नामी की बातें सुनकर क्या वह पैसे वापस लेकर गांव वालों को लौटाना चाहती थी? यह कैसा मजाक है? 2 करोड़ से भी ज्यादा बेरीज, जो अरलोंग के इनाम से भी ज्यादा थे। इतनी बड़ी रकम के सामने क्या वह चाहती थी कि ईशान उसे छोड़ दे? नहीं, ये मेरी लूट है। ईशान ने नैना से कहा। क्या बिगाड़ा है? नैना ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। जाहिर है ये पैसे चोरी के हैं, जो इनके मालिकों को लौटाने ही होंगे। दोनों कुछ देर तक झगड़ते रहे और ताशिगी बातचीत करते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। नौसैनिकों ने निराशा से ईशान को देखा। उन्हें लगा कि उनका प्रशिक्षक एक अमीर आदमी है। झगड़े के बाद आखिरकार नैना को गुस्सा आ ही गया। अचानक उसने कमर पर हाथ रखकर ईशान से कहा, मैं तुम्हारे साथ समंदर किनारे घूमने जाने की सोच रही थी, पर अब सोचकर भी पछता रही हूं। ईशान दंग रह गया। तुमने अभी क्या कहा? नैना ने मुंह बिचकाते हुए कहा, क्या मैंने अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर दी? मैं तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी सी बात के लिए? ईशान ने हाथ हिलाया और मासूमियत से बोला, बातचीत करने लायक बात है। चलो इसे बांट लेते हैं, कुछ मेरे लिए छोड़ देते हैं और बाकी गांव वालों को दे देते हैं। फिर भी नैना ने सिर हिलाते हुए ईशान से कहा, मुझे लगता है कि शायद हमारी आपस में नहीं बन पाएगी। जब हम तुम्हारी नाव पर चढ़ेंगे तो क्या तुम पैसों का जिम्मा मुझे सौंप दोगे? ईशान झिझका, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने समुद्री लुटेरों को पकड़ने का फैसला सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया था। वो पैसे किसी और को कैसे दे सकता था? नैना इयान के संकोच भरे भाव समझ गई, इसलिए उसने आह भरी ऊपर आई, इयान के चेहरे के पास गई, उसके गाल पर हल्के से चूमा और बोली, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, पर चलो इसे भूल जाते हैं। यह तुम्हारे लिए शुक्रिया है जो तुमने हमारे लिए किया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ईशान रोने की कोशिश कर रहा था, पर आंसू नहीं बहा पाया। ऐसा धन्यवाद तो वह बिल्कुल नहीं चाहता था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नैना उसके साथ सफर करने की इच्छा रखती है। उसे लगा कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहती है। आखिरकार यह तो समझ में आता ही है कि एक 15 साल की लड़की आज भी अपने परिवार से प्यार करती है। झगड़े के बाद उसे यह जानकर खुशी हुई कि नैना के मन में ऐसा विचार आया। तो इस लड़की के दिमाग का अनुमान लगाना वास्तव में कठिन था। जब उसने यह कहा तो उसे दोबारा बुलाना नामुमकिन है। उसके बाद ईशान को भी लगा कि उसके विचार बहुत सरल हैं। उसका व्यक्तित्व लफ़ी से अलग था। लफ़ी के साथी इकट्ठा करने के तरीके को दोहराना नामुमकिन था। इसके अलावा एक साथी होने के बावजूद उसके और नैना के बीच अनुकूलता की समस्या है। इसी तरह वह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसों की बागडोर अपने हाथों में लेना पसंद है। केवल ललित जैसा लापरवाह व्यक्ति ही नैमी के चरित्र पर आपत्ति नहीं करेगा। उसके लिए नैना, चाहे वह कितनी भी कुशल नाविक क्यों न हो, एक अनुकूल साथी नहीं होगी। ऐसे में ईशान ने भी दूसरे साथी ढूंढने का फैसला किया। वह समुद्र किनारे बने रेस्टोरेंट बाराती में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहा था ताकि संजय को अपने साथ ले जा सके। लेकिन क्या संजय जैसा कोई शख्स ईशान के साथ चल पाएगा? नैना अरलोम के गढ़ से पैसे लेकर चली गई। ईशान खूबसूरत नैना और उस पैसे को छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक था। अब ईशान और नैना का साथ रहना नामुमकिन था। ईशान ने सोचा वो उसके लिए पैसे क्यों छोड़े। फिर भी नैना भी उसकी तरह पैसों की लालची है। उसे डर था कि वह ईशान से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वह और ईशान काफी देर तक बहस करते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः ताशिगी नेमी के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए आगे आए। अरलों का पैसा वास्तव में चुराया गया था, इसलिए ताशिगी ने उसे पीड़ितों को लौटाने का भी प्रयास किया। अरलों के समुद्री डाकू इतने लंबे समय से ईस्ट ब्लू में छिपे हुए थे, लेकिन मरीन उनके सामने शक्तिहीन थे। इससे ताशिगी को पहले ही अपराध बोध हो गया था। न्याय के लिए ताशिगी ने सोचा कि ग्रामीणों को कुछ मुआवजा देना बेहतर होगा। ताशिगी की मदद से नैना ने पैसे समेटे और आराम से चल पड़ी। हालांकि अलविदा कहते हुए उसने ईशान की तरफ जोर से हाथ हिलाया, लेकिन ईशान हमेशा यही सोचता रहा कि वह पैसे पाकर खुश है, न कि सिर्फ शुक्रिया अदा कर रही है, जिससे ईशान उदास लग रहा था। जहाज पर मौजूद मरीन सैनिकों ने यह दृश्य देखा और फुसफुसाए, देखो प्रशिक्षक की अभिव्यक्ति कितनी दुखी है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे फेंक दिया गया था। मुझे भी यही लगता है। क्या हमने उसे यह कहते नहीं सुना कि यह लड़की उसके टाइप की है? बेचारे सेंसेई इतने युवा कि उनका दिल टूट गया। यह जवानी है। ईशान ये बातें सुन नहीं पाया। अगर सुन भी लेता तो शायद गुस्से से भड़क उठता। इस बार 120 से ज्यादा लोग पकड़े गए। इन मछुआरे समुद्री लुटेरों को ताशिगी युद्धपोत तक ले गया। ईशान ने गढ़ के चारों ओर खोजबीन की और हाची को ढूंढ निकाला, लेकिन तथाकथित समुद्री राजा मोमू अभी तक दिखाई नहीं दिया था। नैना उसे इसके बारे में बताना भूल गई, जिससे ईशान उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। युद्धपोत गोदी से निकलकर लोगेटाउन लौटने के लिए निकल पड़ा। जो सैनिक घायल नहीं थे या हल्के से घायल थे, उन्हें मछुआरे समुद्री लुटेरों की देखभाल का काम सौंपा गया था। इस समय सभी घायल सैनिक डेक पर थे और जहाज के डॉक्टर के इलाज का इंतजार कर रहे थे। ईशान भी मदद कर रहा था। उसने समनोसुके अकेची का कार्ड हटाकर उसकी जगह युकिना का कार्ड लगा दिया। वह ताशिगी की कलाई की चोट का इलाज कर रहा था। अरलों के काटने की ताकत भयानक थी। हालांकि उसने ताशिगी को काटा था,
उसकी कलाई की हड्डी टूट गई थी। ईशान ने धीरे से अपना नेन हाथ में लिया और उसे कुछ देर के लिए उसकी कलाई पर रखा। अचानक एक हल्की सी सफेद रोशनी उठी। ताशिगी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका पुराना दर्द सुन्न होने लगा था, खुजली होने लगी थी, टूटी हुई हड्डियां धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। ईशान ने पहली बार युकिना के उपचार कौशल का इस्तेमाल किया। उसने सोचा था कि वह इसे दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब इसे परखने के बाद उसने पाया कि वह कर सकता है। ताशिगी ने अपना चश्मा उठाया और ईशान को उत्सुक नजरों से देखा। अब उसे यकीन हो गया था कि ईशान कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने ऐसे व्यवहार के बारे में शायद ही कभी सुना हो। क्या आप डेविल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं? ताशिगी ने ईशान से पूछा। अगर हाँ, तो आपके पास किस तरह का डेविल फ्रूट है? यह गोपनीय है। ईशान ने बिना ऊपर देखे उसे उत्तर दिया। शैतानी फल की क्षमता अजीब कही जा सकती है। दरअसल ईशान बकवास कर रहा था। हालांकि अगर उसके पास शैतानी फल से कोई उपचार क्षमता होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अंधेरे की लपटों वाली तलवार को भी एक विशेष तलवार कौशल कहा जा सकता है। सब कुछ अच्छी तरह समझाया और समझा जा सकता था, लेकिन क्योंकि ताशिगी ने उसे कैरसे की हथकड़ी पहने हुए इन कौशलों का इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए ईशान उसे कुछ नहीं बता सका। ईशान ने यह नहीं कहा कि ताशिगी मामले की तह तक नहीं पहुंच सकते। वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। युकिना का दूसरों के लिए इलाज सिर्फ शारीरिक क्षति की भरपाई करने में ही कारगर साबित हुआ। ताशिगी का खून बहना बंद करके घाव भरने के बाद ईशान ने जहाज के डॉक्टर को बुलाया और ताशिगी की कलाई पर पट्टी बांधी। उसे देखकर उसे डर लग रहा था कि वह कई महीनों तक तलवार नहीं पकड़ पाएगी। उसके उपचार के बाद ईशान ने अन्य घायल सैनिकों को ठीक करने में मदद की और इस प्रक्रिया में उसने पाया कि घायल सैनिक बहुत उत्साहित थे। ईशान को चिंता थी कि मरीन सैनिक उससे नफरत करेंगे। आखिरकार उसने उन्हें धोखा देकर अरलोंग पायरेट रेजिमेंट से लड़ने के लिए लाया था। घायलों के बारे में कहा जा सकता था कि वे पूरी तरह से अपने ही कारण थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सैनिक उससे नफरत नहीं करते। उसे पता नहीं था कि इन निचले स्तर के सैनिकों के मन में ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी राय में समुद्री डाकुओं से लड़ना मरीन का कर्तव्य था। जिस दिन से वे मरीन में भर्ती हुए थे, उन्हें यही सिखाया गया था। हालांकि इस बार ईशान ने उन्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन उनके लिए यह एक सच्चा युद्ध अनुभव था। यह एक मूल्यवान अनुभव था, और यह भी कि उनके विरोधियों को क्रूर मछुआरे समुद्री डाकू के रूप में पहचाना गया, जो और भी उल्लेखनीय था। ऐसे विरोधियों का सामना करते हुए उन्होंने अंततः एक बड़ी जीत हासिल की। इन नौसैनिकों के दिलों में एक अवर्णनीय गर्व और सम्मान की भावना है। इसके विपरीत वे कुछ हद तक आभारी भी थे कि वे इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हुए। युद्धपोत के रवाना होने के कुछ ही देर बाद मस्तूल के शीर्ष पर तैनात चौकीदार ने अचानक ताशिगी को आवाज लगाई और कहा, सार्जेंट ताशिगी, मैंने हमारे सामने समुद्री जहाज देखे, उनके झंडे पर संख्या 16वीं शाखा है। ईशान ने नीचे से यह सुना और फिर अपने दिल में अचानक हलचल के साथ उसने चुपके से कहा, निश्चित रूप से, चलो शुरू करते हैं। ईयान का जहाज धीमा हो गया, जबकि 16वीं शाखा के युद्धपोत तेजी से उनके पास पहुंचे। दोनों पक्ष तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए। 16वीं शाखा के युद्धपोतों पर एक छोटी नाव उतारी गई। कई लोग उस पर बैठकर ईयान की नाव की ओर बढ़े। नाव के किनारे एक आदमी उत्सुकता से रस्सी की सीढ़ी पर चढ़ गया और नाव पर चढ़ते ही चिल्लाया, तुम कौन सी शाखा हो? तुम मेरी साइट पर, यानी 16वीं शाखा वाली साइट पर समुद्री लुटेरों को पकड़ने क्यों आए हो? हालांकि इस आदमी ने मरीन की वर्दी पहनी हुई थी,
लेकिन उसकी मरीन टोपी पर दो चूहे जैसे कान लगे हुए थे। उसकी चूहे जैसी मूछें और चोर जैसी भौहें भी थीं। अगर वह 16वीं शाखा का कैप्टन नेजुमी नहीं होता तो और कौन होता? ताशिगी जिस बात को लेकर चिंतित थी वह आखिरकार हो गई, और उनके लिए समुद्री डाकुओं को पकड़ने के लिए अन्य शाखाओं में जाना बहुत अनुचित था। इसलिए यद्यपि वह सूर्या द्वारा नियुक्त जहाज की कमांडर थी, वह नहीं जानती थी कि इस समय उसे कैसे जवाब देना है। तभी ईशान खड़ा हो गया। वह कैप्टन नेजुमी के पास गया, अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी छाती पर थपथपाया और बोला, तुम कौन हो? कौन हो? जहाज पर चढ़ते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। मरीन सैनिक ईशान को घूर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इंस्ट्रक्टर, क्या आप उसकी रैंक नहीं देख सकते? दूसरा पक्ष कैप्टन है, वो कर्नल है। क्या आपको इस तरह लोगों को छेड़ना वाकई उचित लगता है? ईशान उसे संभाल नहीं पाया। अब वह लोगेटाउन मरीन बेस में तलवारबाजी का प्रशिक्षक है। हालांकि नेजुमी एक कर्नल है, फिर भी उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ऐसे हालात में ईशान नेजुमी के साथ बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। क्या ईशान को इस रैंक की परवाह है? उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। उसने नेजुमी की छाती पर जोर से थपथपाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये तुम्हारी जगह क्या है? कोई गलती मत करना। पूरा ईस्ट ब्लू मरीन के अधिकार क्षेत्र में है और तुम्हारी 16वीं शाखा सिर्फ मरीन की सदस्य है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस इलाके के राजा हो? इयान के सवालों की बौछार से नेजुमी का गला रुंध गया और वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे होश आया और वह रो पड़ा। भले ही पूरा ईस्ट ब्लू मरीन के अधिकार क्षेत्र में है, यह मेरी 16वीं शाखा को सौंपा गया एक रक्षा क्षेत्र है। तुम मेरे रक्षा क्षेत्र में लोगों को गिरफ्तार करने आए थे। क्या तुमने मुझे इसकी सूचना भी दी? ईशान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? जब तुम अपने ही क्षेत्र को नाकाबिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, समुद्री लुटेरों को बच निकलने दो, तो क्या दूसरी शाखाओं को उन्हें पकड़ने का हक नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ऐसे ही मरीन बने हो? फाड़ने और दबाने के मामले में ईशान ने अपने जैसे बहुत से लोग देखे हैं। नेजुमी जैसे लोगों के सामने ईशान को उनसे उलझने में जरा भी आपत्ति नहीं है। अगर ताशिगी और लोगेटाउन के दूसरे मरीन सैनिक शुरू में इस तरह के जल्दबाजी भरे व्यवहार से असहज थे और 16वीं शाखा की पूछताछ का सामना करने से डर रहे थे, तो इयान के तर्क सुनने के बाद भी उन्हें लगा कि ईशान सही था। हाँ, वह इन समुद्री लुटेरों को अपने इलाके में नहीं पकड़ सकता था। समुद्री लुटेरों, क्या उन्हें दूसरे मरीन द्वारा पकड़े जाने की इजाजत नहीं है? तुम कैप्टन नेजुमी ईशान पर इतना गुस्सा हुआ कि उसकी दाढ़ी के दोनों तरफ उभार आ गए। उसने आगे बढ़कर ईशान की तरफ इशारा किया और डांटा, तुम तो बस एक समुद्री डाकू शिकारी हो। मुझसे बात करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? नेजुमी उसे जानता है। तो उसी ने उनके बारे में बताया और अरलोंग पायरेट रेजिमेंट को बताया। ईशान हंसा और बोला, किसे परवाह है? खैर, अब मेरे बॉस कर्नल सूर्या हैं। मरीन हेडक्वार्टर ने उनका तबादला कर दिया है। कर्नल सूर्या, मशहूर सफेद शिकारी। जो भी कहना है मेरे कैप्टन से बात कर लो। ताशिगी और बाकी मरीन्स मुंह ढांपकर देखते ही रह गए। कितने बेशर्म हो तुम इंस्ट्रक्टर! कर्नल सूर्या कब से तुम्हारे बॉस बन गए? ईशान इतना मूर्ख नहीं था। वह नेजुमी से समुद्री डाकू शिकारी की तरह बात नहीं कर सकता था। उसने बस उन्हें मरीन की 2 शाखाओं तक पहुंचाया। इस तरह अरलोंग समुद्री डाकू रेजिमेंट को पकड़ना मरीन का अंदरूनी मामला बन गया।
नेजुमी और सूर्या चाहे जैसे भी बात करें, वह उनका अपना मामला था। इसका ईशान से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ईशान ने सूर्या को इस मामले में घसीटने की इतनी हिम्मत दिखाई। नेजुमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बंदा अभी भी बातें करना और उलझाना चाहता है। ईशान अधीर होकर पैर पटक रहा था, नेजुमी के पेट पर लात मार रहा था। नेजुमी को लात मारी गई और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह जहाज के किनारे खड़ा था। इस लात के बाद वह लड़खड़ाकर समुद्र में गिर गया। ईयान के युद्धपोत पर मौजूद नेजुमी के अनुयायी और 16वीं शाखा के कुछ नौसैनिकों ने जब देखा कि उनका कर्नल पानी में गिर गया है, तो वे उसे बचाने के लिए झट से नीचे कूद पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर ईशान चिल्लाया, पाल खोलो। समुद्री सैनिक पाल खोलने के लिए दौड़े और तुरंत वहां से चले गए। समुद्र पर चूहों की दूर से डांट सुनकर ताशिगी पागल हो गया। ऐसा करके तुम कर्नल सूर्या को परेशानी में डालोगे। ईशान ने अपना सिर हिलाया, अपने सिर की ओर इशारा किया और ताशिगी से कहा, जरा सोचो, हम अरलोंग पार्क में इतनी आसानी से कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ताशिगी कोई बेवकूफ नहीं थी। जब अरलोंग समुद्री डाकुओं के जहाजों ने देखा कि उन्होंने कोई गोला नहीं दागा है, तो वे उन्हें अपने पार्क में क्यों ले गए। और जब अरलोंग ने पैसे निकालकर मेज पर रखे, तो उसकी कुशलता क्या थी। जब ये तस्वीरें एक एक करके जुड़ी, तो उसे अचानक कुछ समझ आया और उसने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। बिना सबूत के हम क्या कर सकते हैं। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, वैसे भी अरलोंग 16वीं शाखा पर कुछ नहीं बताएगा। ताशिगी कर्नल नेजुमी की तरफ देखने को तैयार नहीं थी। उसकी न्यायप्रियता उसे बता रही थी कि चीजें वैसी ही हो सकती हैं जैसी उसने सोची थीं। ताशिगी को मरीन के इस तरह के घटियापन से बेहद चिढ़ थी। इसलिए एक पल के लिए वह ईयान के चूहे को समुद्र में फेंक देने से मन ही मन खुश हुई। दूसरी ओर ईशान अब थोड़ा चिंतित था। हालांकि अरलोंग को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया था, लेकिन वह चूहे वाले को नहीं पकड़ पाया। नेजुमी के लालची स्वभाव को देखते हुए कौन जाने अरलोंग के बिना नेजुमी अपने पैसों के लिए एक नई समुद्री डाकू रेजिमेंट तैयार कर पाएगा या नहीं। यह कोई खौफनाक बात नहीं है, लेकिन यह सचमुच मुमकिन है। ऐसा होते ही नैना, उसका कोकोयासी गांव और आसपास के गांव खतरे में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि अरलोंग पायरेट रेजिमेंट के जाने के बाद नए पायरेट रेजिमेंट आए और उन्हें लूटना जारी रखें। जरा सोचिए, ईशान भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा होगा। यह पायरेट्स का नया महायुग था, अनगिनत पायरेट्स का उदय, और अंततः आम लोग ही शिकार बन रहे थे। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि रवि क्या सोच रहा है। क्या यह वाकई अच्छी बात है। जब अरलोंग समुद्री डाकुओं को लोगेटाउन तक ले जाया गया, तो पूरे लोगेटाउन में हलचल मच गई। 300 से ज्यादा नौसैनिक एक एक करके अपनी बंदूकें लिए सिर ऊंचा किए सड़क पर चल रहे थे। बीच में भारी रस्सियों से हथकड़ी लगाए मछुआरे समुद्री लुटेरों की एक लंबी कतार थी, जिसे देखकर लोगेटाउन के सभी निवासी उत्साह से यह दृश्य देखने के लिए बाहर निकल आए। अरलोंग समुद्री डाकू क्रेग समुद्री डाकुओं से कम प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन अब इन समुद्री डाकुओं को भी पकड़ लिया गया है, जिससे शहर के कुछ लोग जिन पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया था, खुशी से रो पड़े। लेकिन ज्यादातर लोग असल में उन्हें घूर रहे थे और देख रहे थे कि मछुआरे कैसे दिखते हैं। वे मछुआरे समुद्री लुटेरों की ओर इशारा कर रहे थे और उनके बारे में घिनौना, भयानक वगैरह वगैरह बोल रहे थे। हालांकि उनकी आवाज बहुत धीमी थी, वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यह साफ था कि वे लोग न सिर्फ मछुआरे से डरते थे, बल्कि उनके साथ भेदभाव भी करते थे। ईस्ट ब्लू में तो यह स्थिति पहले से ही अच्छी थी।
लेकिन ग्रैंड लाइन पर इस तरह के भेदभावपूर्ण विचार और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अरलोंग पहले ही जाग चुका था और उसने देखा कि ईशान खुद उसके साथ है। ये बातें सुनकर उसकी आंखें फिर से डरावनी हो गईं। कोई हरकत करने की कोशिश मत करना, ईशान ने उसे चेतावनी दी। वह जानता था कि अरलोंग में बहुत ताकत है, इसलिए उसने कहा, अगर तुमने इतने लोगों के सामने हथकड़ी तोड़ने की हिम्मत की तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार डालूंगा। अरलोंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारी अजीब ज्वाला न होती तो तुम सोचते कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। यही तो तुम्हारी कमजोरी है। मुझे इसका फायदा उठाने में क्या हर्ज है? ईशान फुसफुसाया, लगता है तुम मछुआरे उतने खूंखार नहीं हो जितना कहा गया था। अरलोंग ने इस समय कुछ नहीं कहा। ईयान के शब्दों को वह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी आंखें उन लोगों की ओर घुमाईं जिन्होंने उसकी ओर इशारा किया और कहा, एक दिन मछली आदमी आपको मानव बना देगा, देखें कि डर क्या कहा जाता है। ईशान ने उसकी बात सुनी तो आह भरकर फुसफुसाया, डर सिर्फ डरा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता। जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचोगे उतना ही ज्यादा इंसान तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। ईशान ने उसकी बातें सुनी, आह भरी और कहा, डर सिर्फ डरा सकता है, पहचान में नहीं आता। जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचोगे उतना ही ज्यादा इंसान तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। तुम क्या कह रहे हो? अरलोंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा। कुछ नहीं, ईशान ने सिर हिलाया। वह इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। दूसरी जातियों के साथ भेदभाव एक सामाजिक समस्या है और इसे वह कुछ शब्दों से नहीं बदल सकता। ईशान एक बार फिर मशहूर हो गया क्योंकि कई लोगों ने उसे अरलोंग पायरेट रेजिमेंट के नेता को खुद हिरासत में लेते देखा था। कुछ समय के लिए ईस्ट ब्लू में एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में ईयान की ख्याति बेजोड़ थी। ईस्ट ब्लू की 3 सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू रेजिमेंटों को उसके हाथों गिरफ्तार किया गया था, जो ईस्ट ब्लू का सबसे ताकतवर समुद्री डाकू शिकारी था। ईयान का नाम मजबूत था। हालांकि पकड़े गए अरलोंग समुद्री डाकुओं ने लॉकडाउन समुद्री अड्डे पर भी बोझ डाला, जिसे जेल से भागने से रोकने और इन क्रूर मछली पुरुष समुद्री डाकुओं की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोगों को तैनात करना पड़ा। और इसी वजह से जब ईशान बेस पर वापस लौटा तो उसका सूर्या से झगड़ा हो गया। सूर्या ने उसे समुद्री सैनिकों को व्यावहारिक अभ्यास के लिए बाहर ले जाने की अनुमति दे दी। दरअसल वह जानता था कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर समुद्री डाकुओं को पकड़ना चाहता है। लेकिन सूर्या ने कभी नहीं सोचा था कि ईशान अरलोंग के समुद्री डाकुओं को पकड़ने के बारे में सोच रहा होगा। जब सूर्या ने यह खबर सुनी तो वह खुद भी डर गया और उसके पसीने छूट गए। उसे पता होना चाहिए कि ईशान ने बेस की लगभग आधी सैन्य शक्ति छीन ली है। अगर वह नाकाम रहा तो लोगेटाउन अपनी आधी जनशक्ति एक पल में खो देगा और इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इस तरह स्मोकर्स के गुस्से की कल्पना नहीं की जा सकती थी और ईशान के साथ उनकी लड़ाई बहुत कठोर थी, जो इस आधार पर थी कि उन्होंने एक महान जीत हासिल की। लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो सूर्या ईशान को नीचे ले जाने में संकोच नहीं करेगा। ईशान को भी पता था कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, इसलिए जब सूर्या ने उससे लड़ाई की तो उसने ज्यादा पलटवार नहीं किया और सूर्या ने उसे कुछ घूंसे मारे, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। फिर वो उसे सीधे बेस से बाहर धकेल देता है। ईशान को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसे मिले इनामों से उसने 6,000,000 से ज्यादा बेरीज शहर से ढेर सारी सामग्री खरीदकर मरीन बेस के डाइनिंग हॉल में भिजवा दी। यह ताशिगी और उसके पीछे आए बाकी सैनिकों को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए समुद्र में एक बड़े भोज के लिए आमंत्रित करने जैसा था।
इस कदम से मरीन सैनिकों के मन में बची हुई सारी नाराजगी भी गायब हो गई और इसके बजाय उन्होंने ईशान का उत्साहवर्धन किया। सूर्या बेस की खिड़की पर बैठा था और ईशान को मरीन्स का जश्न मनाते और विदाई लेते देख रहा था, और वह अपनी मेज पर बैठा सिगार पी रहा था और सोच रहा था। ईशान पर अपनी टिप्पणी को कागज के एक टुकड़े पर लिखने में उन्हें काफी समय लगा। वह बहुत साहसी है, मरीन प्राधिकरण से निडर है और पैसे के लिए बहुत लालची है। इनामों का शिकार करने के लिए उसने मरीन पृष्ठभूमि का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ऐसा व्यक्ति एक बार समुद्री डाकू बन जाने पर मरीन के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता। सूर्या को लगा कि इस बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने मरीन मुख्यालय के खुफिया और सूचना अनुभाग को ईशान के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी। उम्मीद है कि एक दिन यह मूल्यांकन डेटा उपयोगी होगा। उसके बाद सूर्या को एक और समस्या ने सिरदर्द दे दिया, 16वीं शाखा के साथ कैसे समझौता किया जाए। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। उसने अपना सिर थपथपाया और चुपचाप चल दिया। मरीन बेस से निकलने के बाद उसने शहर में पूछताछ की कि क्या हाल ही में कोई कारवां ग्रैंड लाइन की ओर जा रहा है और उसमें सवार होना चाहता है। संयोगवश उन्हें जल्द ही एक पब में पता चला कि गोवा राज्य से कारवां का एक समूह हाल ही में गोदी पर पहुंचा था और लॉकडाउन में ईंधन भर रहा था तथा कल ग्रैंड लाइन के लिए रवाना होने का इरादा कर रहा था। जब ईशान दौड़कर घाट पर गया और कारवां को ढूंढा तो उसने पाया कि यह 3 छोटे वाणिज्य मंडलों से संबंधित 12 विभिन्न प्रकार के जहाजों का एक छोटा कारवां था, लेकिन वे सभी गोवा साम्राज्य से आए थे। इस तरह के कारवां को एस्कॉर्ट्स की भर्ती करने के लिए बाध्य किया गया था, इसलिए जब ईशान ने उन्हें पाया, जैसे ही उसने अपना नाम बताया, कारवां आश्चर्यचकित हो गया और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और ईशान ने रोजगार की पेशकश के रूप में 5 मिलियन बेरीज की पेशकश की। ईस्ट ब्लू में यह कीमत सबसे अधिक मानी जा सकती है और ईशान को हाल ही में करोड़ों रुपए मिले थे, इसलिए वह बातचीत नहीं करना चाहता था, बस सिर हिलाकर सहमति दे दी। उस रात ईशान कारवां के जहाज पर ही रुका। व्यापारी ने उसे सबसे बड़े जहाज पर बिठाया, उसे सबसे अच्छा कमरा दिया, यहाँ तक कि उसकी सेवा के लिए एक खूबसूरत नौकरानी भी रखी। मुखिया ने कभी नहीं सोचा था कि ईशान अरलोंग समुद्री लुटेरों को पकड़ने की प्रतिष्ठा के साथ नकली रूप धारण करेगा। यान की छवि पूरे लोगेटाउन में फैल गई है। उसके सिर पर भालू के कान जैसी प्रतिष्ठित टोपी हर कोई जानता है। कमरे में आलीशान बड़े बिस्तर पर लेटे हुए, कारवां द्वारा उपलब्ध कराई गई अच्छी शराब पीते हुए और एक खूबसूरत लड़की दरवाजे पर उसके बुलावे का इंतजार करते हुए ईशान को लगा कि वह किसी जहाज पर नहीं बल्कि किसी होटल में रह रहा है। जहाज के कप्तान बिल ईशान उसे पहले ही देख चुके हैं। वह एक दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी है। उसकी उम्र लगभग 50 साल है। कहा जाता है कि वह एक अनुभवी कप्तान था। उसने ईस्ट ब्लू और ग्रैंड लाइन के बीच 10 से ज्यादा बार यात्राएं की हैं। जहाज पर लदा माल भी सबसे कीमती था और वह भी मसाले। दूसरे जहाजों द्वारा ले जाए जाने वाले ज्यादातर पेय पदार्थ स्वीकार्य नुकसान के दायरे में थे। ईशान और कैप्टन बिल ने कुछ देर बातचीत की और जाना कि ग्रैंड लाइन जाना, खासकर कारवां के लिए, एक खतरनाक काम था। हर बार जब वे समुद्र में जाते तो उनके वापस न आने की पूरी संभावना रहती थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्हें न केवल समुद्री डाकुओं की लूट के लिए तैयार रहना था, बल्कि तूफानों, असामान्य मौसम वगैरह से भी सावधान रहना था। बिल ने बताया कि वह ग्रैंड लाइन तक 10 बार से ज्यादा आ जा सकता था। वह जानता था कि उसकी किस्मत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसलिए यह उसकी आखिरी यात्रा थी और वापस आते ही वह सीधे रिटायर हो जाएगा। बिल की गंभीर बातें सुनकर इयान का दिल बुदबुदा रहा है।
वह यह भी जानता है कि अभी ईस्ट ब्लू में उसकी ताकत उल्लेखनीय थी, लेकिन जब ग्रैंड लाइन पर पहुंचेंगे तो बात अलग होगी। इस बार अरलोंग का इनाम प्राप्त हुआ, इसलिए आराम करने के लिए कमरे में लेटने के बाद ईशान ने अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया, कार्ड निकालना जारी रखने का इरादा किया, अपने स्वयं के कार्डों में से कुछ को जोड़ने का इरादा किया। इससे पहले ईशान ने सभी 27 मिलियन बेरीज को रिचार्ज करके उन्हें हीरो में बदल दिया था। 201 के अनुपात में उसे 135,000 हीरे मिले, साथ ही 10% अतिरिक्त रिचार्ज उपहार भी। अब उसके पास कुल 148,500 हीरे हैं। जब उसने संख्याओं की यह श्रृंखला देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। जब वह शुरुआत में समुद्र में गया था तो उसे अपने पहले 10 पत्ते खोलने के लिए पैसे बचाने में सिरदर्द हुआ था। नतीजतन अब उसके पास इतने सारे हीरे हैं। हालांकि लार टपकाने के बाद ईशान ने अपनी उंगली उठाकर उन्हें गिना। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने लगातार 10 ड्रॉ खोलने के लिए 5,000 हीरे खा लिए। 144,000 हीरे उसके लिए लगातार 10 ड्रॉ में से केवल 29 बार ही खरीदने के लिए पर्याप्त थे। 27 मिलियन बेरीज इतनी बड़ी रकम कि एक परिवार के लिए 3 दशकों तक गुजारा करने के लिए यह राशि पर्याप्त थी, लेकिन परिणाम यह हुआ कि लगातार 10 ड्रॉ में से केवल 29 बार ही खरीदारी हो पाई। इससे ईशान को अचानक बुरा लगा। जब उसने पहले 10 पत्ते निकाले थे, क्योंकि यह पहली बार था, तो उसे 4 सितारा वाला पत्ता जरूर मिलेगा। अब जब उसके लगातार 10 पत्ते निकल गए हैं तो इस घटिया सिस्टम के साथ क्या वह पूरा 4 सितारा वाला पत्ता निकाल पाएगा? सावधानी के साथ ईशान ने लगातार 10 कार्ड निकालना शुरू किया। अभी भी परिचित दृश्य में कार्डों को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था और फिर ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं क्रम में पलट दिया गया था। आपको सफलता के पत्थर मिले हैं 30। आपको नीला गियर मिला है, नाइट कवच टुकड़ा 5। आपको 2 स्टार कार्ड के टुकड़े मिले हैं, मास्टर रोशी 5। ड्रैगन बॉल जेड। आपको उपकरण सुदृढ़ीकरण सामग्री मिल गई है, परिष्कृत लोहा 10। आपने अनन्य खजाना हासिल कर लिया है, आबनूस और हाथी दांत के टुकड़े 2। डेविल में क्राई से डाटे की कस्टम हैंडगन। आपके पास उन्नत पत्थर हैं 20। आपके पास 3 सितारा कार्ड के टुकड़े हैं, हिबिकी रयोगा टुकड़े 3 रानमा। आपको बैंगनी गियर मिला है, स्टील बूट टुकड़े 2। आपको खजाना सुदृढ़ीकरण सामग्री मिल गई है, मैजिक क्रिस्टल 5। आपको नीला गियर मिला है, नाइट हेलमेट टुकड़े 5। इतना ही। उम्मीदों से भरे ईशान लगातार 10 ड्रॉ का परिणाम देखकर चौंक गए और उनकी ठुड्डी जमीन पर गिर गई। ये क्या बकवास है? 5,000 हीरे, 10 लाख बेरीज। मैं तो बहुत उत्साहित था और तुमने मुझे ये कबाड़ दे दिया। इस बार इन 10 लगातार ड्रॉ में से केवल 2 नए कार्ड थे। एक था उपकरण सुदृढ़ीकरण सामग्री, परिष्कृत लोहा, और दूसरा था खजाने को सुदृढ़ करने वाली सामग्री, जादुई क्रिस्टल, जिसके बारे में ईशान ने कभी सोचा भी नहीं था। नई चीजों के आने का मतलब है कि अच्छे पत्ते मिलने की संभावना भी कम हो गई है। इस घटिया सिस्टम ने तो यहां तक कह दिया था कि लगातार 10 बार अच्छे पत्ते मिलने की संभावना ज्यादा होगी। क्या यही सच है? ज्यादा से उनका मतलब कानून से है। दरअसल ईशान को पिछले 2 लगातार 10 ड्रॉ में एक भी स्टार कार्ड नहीं मिला है। हो सकता है कि उसे लगातार 10 ड्रॉ में ब्लॉक कर दिया गया हो। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या ब्रेक थ्रू स्टोन, उपकरण मलबा, खजाने के टुकड़े और विविध वस्तुएं भी जोड़ी गई हैं? इस व्यवस्था ने पिट मनी के स्वरूप को बिल्कुल नहीं बदला है, बस उसका तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं। हालांकि इस मलबे ईशान भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी वह अभी भी असहज महसूस किया।
उपकरण को मजबूत करने के लिए क्या कि पिछले बात होनी चाहिए, लेकिन वह अब सबसे अधिक जरूरत है पूरा कार्ड था। इस बार निकाले गए सिर्फ 2 कार्ड के टुकड़ों को देखकर एक मास्टर रोशी थे और दूसरे हिबिकी रयोगा। ईशान हिबिकी रयोगा को जानता है, जो एनीमे रानमा आधा के एमसी हैं, लेकिन वे 3 स्टार क्लास के थे। ईशान को समझ नहीं आया कि जब ड्रैगन बॉल जेड के सेंसेई मास्टर रोशी को असल में 2 स्टार क्लास क्यों बताया गया, तो यह समझ से परे था। ईशान थोड़ा हैरान हुआ। युद्ध क्षमता के मामले में मास्टर रोशी हिबिकी रयोगा से कमतर कैसे हो सकते हैं? इसलिए उन्होंने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा, कार्ड स्टार रेटिंग का आधार क्या है? दरअसल ईशान काफी समय से सिस्टम्स रेटिंग ऑफ कार्ड्स स्टार को लेकर असमंजस में थे। ईशान को याद है जब उसने सिस्टम से पूछा था कि क्या कोई मनोमानसिक कौशल वाला कार्ड है, तो सिस्टम ने उसे बताया था कि रेड अलर्ट गेम यूरी का एक 4 सितारा नारंगी कार्ड है। उस समय तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ईशान ने अपना पहला 4 सितारा नारंगी कार्ड फ्लाइंग शैडो ही निकाला, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। चाहे वह इसे किसी भी नजरिए से देखे, यूरी का किरदार जो सिर्फ मानसिक नियंत्रण में अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है, कि जितना मजबूत नहीं हो सकता, उसे भी 4 सितारा कार्ड क्यों बताया गया है? पहले भी शंकाएं थीं, पर पूछने का समय नहीं था। इस बार लगातार 10 ड्रॉ के बाद वैसी ही स्थिति आई। ईशान खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया। सौभाग्य से हालांकि सिस्टम पैसे का गड्ढा था, लेकिन मेजबान के सवाल के लिए या खेल ग्राहक सेवा के रूप में वह उसे एक ईमानदार जवाब देगा। हाँ, अगर इस तरह के धनपूलिंग खेल का सेवा रवैया इससे भी बदतर है, तो यह दिवालिया हो जाएगा। सिस्टम ने जवाब दिया, कार्ड स्टार रेटिंग केवल ऊर्ध्वाधर तुलना के लिए भूमिकाओं की एक ही श्रृंखला में। क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान कुछ देर तक समझ नहीं पाया। उदाहरण के लिए मेजबान ने सिर्फ मास्टर रोशी कार्ड निकाला और उसके सितारों की संख्या जानने के लिए ड्रैगन बॉल सीरीज के कार्डों के एक सेट से उसकी तुलना की। सिस्टम ने समझाया, मूल श्रृंखला की ऊर्ध्वाधर तुलना का यही अर्थ है। ईशान को अचानक एहसास हुआ कि हाँ, उसने इसके बारे में पहले भी सोचा था। चाहे वह यूरी की तुलना ही से हो या मास्टर रोशी की तुलना हिबिकी रयोगा से हो, यह तुलना वास्तव में क्षैतिज तुलना से संबंधित है। यह 2 अलग अलग दुनियाओं, पृष्ठभूमियों और अलग अलग शक्ति प्रणालियों की तुलना है। ऐसी क्षैतिज तुलना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करेगी। यदि वह उन्हें एक ही श्रृंखला में लंबवत रूप से तुलना करता है, तो 2 सितारों का मूल्यांकन समझाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि ड्रैगन बॉल सिस्टम के कार्ड में बुल्मा एक स्टार कार्ड से संबंधित है, मास्टर रोशी 2 सितारा कार्ड से संबंधित है, यामचा और तिएन शिनहान जो 3 स्टार हैं, इत्यादि। इसे ध्यान में रखते हुए ईशान ने सिस्टम से पूछा, ड्रैगन बॉल श्रृंखला में सोन गोकू कितने स्टार का है? 4 सितारे। सिस्टम ने उसे उत्तर दिया, कार्डों की किसी भी श्रृंखला में मुख्य पात्रों और लोकप्रिय पात्रों को उनकी शक्ति के अनुसार 3 सितारों या 4 सितारों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। 5 सितारा कार्ड केवल बॉस स्तर के पात्रों तक सीमित हैं, जैसे सेल और माजिन बू जो ड्रैगन बॉल श्रृंखला के मूल 5 सितारा कार्ड हैं। ईशान हिचकिचाते हुए बोला, ऐसा हिसाब लगाना गलत है। नायक की ताकत बॉस से कम कैसे हो सकती है? ऐसा कौन सा बॉस है जिसे नायक ने नीचे नहीं धकेला हो? सिस्टम ने बताया, कार्ड की स्टार रेटिंग न केवल सरल विकास और विशेषताओं को दर्शाती है, बल्कि अधिग्रहण की दुर्लभता और कठिनाई को भी दर्शाती है। इस जवाब ने ईशान को जवाब देने से पहले काफी सोचने पर मजबूर कर दिया।
सिस्टम का मतलब है कि मुख्य किरदार और मशहूर भूमिकाओं को 4 स्टार दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें हासिल करना मुश्किल न हो। यह मत भूलिए कि 4 सितारा कार्डों को सफलता के माध्यम से 5 सितारा उन्नत स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। मूल 5 सितारा कार्डों की तुलना में उनमें अभी भी विकास की गुंजाइश है। हालांकि मूल 5 सितारा कार्डों की विकास योग्यताएं अधिक होती हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त करना और उन्नत करना कठिन होता है। 5 सितारा कार्डों की खेती बाद के चरण में धीरे धीरे ही की जा सकती है, जब संसाधन अपेक्षाकृत समृद्ध हों। ईशान के लिए इस चरण में 3 सितारा और 4 सितारा कार्डों को उन्नत करना सबसे अच्छा विकल्प है। कार्ड आधारित मोबाइल गेम्स में भी यह एक आम चलन है। अगर आप सोचें तो अपने सभी कार्ड्स को बेहतरीन तरीके से विकसित करना नामुमकिन है। फिर ईशान ने सिस्टम से कुछ और सवाल पूछे, जैसे ड्रैगन बॉल जैसी शक्तिशाली दुनिया, क्या कोई कार्ड कैरेक्टर इतना शक्तिशाली है कि किसी ग्रह को नष्ट कर सके, वगैरह। यानी उसकी कुछ शंकाओं